कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी और लंबे समय तक चलने वाली रहस्यमयी बीमारियां। यह मेरे नवीनतम क्लाइंट की कहानी है जिसने माइंड गट इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके ल्यूपस एएनए पॉजिटिव ऑटो इम्यून बीमारी को हल किया। यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण सबक हैं, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन। गट माइक्रोबायोम डिस्फंक्शन और ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन को रिवर्स करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। मेरी तकनीक लक्षणों को केवल 6 हफ्तों में उलटने में सक्षम है, ने हजारों मरीजों की मदद की है और इसे माइंड गट इम्यूनिटी मेथड कहा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कृपया mgclinic.com पर जाएं और एक डिस्कवरी कॉल के लिए अनुरोध करें, जहां हम मेरी एक और जटिल मरीज से मिलते हैं। उन्हें कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी सीवीआईडी और साथ ही ल्यूपस का निदान हुआ है। सीवीआईडी वाले लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं और जब वे बीमार होते हैं तो उनके खून में गामा ग्लोब्यूलिन का स्तर कम होने के कारण वे बहुत धीरे धीरे ठीक होते हैं। सालों तक चलने वाली इन लंबी बीमारियों के कारण उन्हें कई तरह की ऑटो इम्यून बीमारियां हो गई हैं, जिनमें एलर्जी और ल्यूपस भी शामिल हैं। इन चुनौतियों के बावजूद माइंडगट इम्यूनिटी प्रोग्राम शुरू करने के बाद से अब तक उनके लक्षणों में 75% तक सुधार आ चुका है और वे एक सार्थक स्वस्थ होने की ओर बढ़ रही हैं। माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक से जुड़ने के बाद आपने कौन-कौन से सकारात्मक लाभ देखे हैं? मैंने अपने शरीर में सूजन कम की है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैंने वजन भी कम किया है, जो अच्छा है, हालांकि मेरा लक्ष्य नहीं था। यही और मुझे लगता है कि मेरे पेट में अब कम फूला हुआ महसूस होता है और जब मैं खाना खाती हूँ तो पेट में कम दर्द होता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इससे मेरी इम्यूनिटी भी बढ़ रही है, लेकिन जब तक हम अपना ब्लड पैनल नहीं करवाते, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। सही है। और मैंने एक बीमार व्यक्ति से बीमारी से बचाव कर लिया, मुझे पता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि यह अभी भी गारंटी नहीं है। तो ये मुख्य बातें जिनके लाभ मुझे दिख रहे हैं। और मुझे याद है जब आपने पहली बार क्लिनिक ज्वाइन किया था, तो हमारी एक चर्चा हुई थी कि आपके पास ऑटो इम्यून है ना? लेकिन उस ऑटो इम्यून की जड़ में इम्यूनोडेफिशिएंसी भी हो सकती थी, सही है। इसे वे कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी कहते हैं। और इसलिए मैं थोड़ा-सा हिचकिचा रहा था, है ना? मैं सोच रहा था, मुझे नहीं पता इसका क्या नतीजा निकलेगा। चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ ऐसा ही था। वो कुछ ऐसा ही था। आप जानते हैं, मेरा असल में कोई बड़ा सेल्स पिच नहीं था। बस ऐसा था, देखते हैं क्या होता है ना? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? मतलब आपके असली लक्षण क्या थे? जैसे आपने बताया कि आप बीमार पड़ जाते थे, है ना? जैसे पहले ये बहुत बड़ी चिंता थी और अब आप देख रहे हैं कि शायद अब ये उतना नहीं हो रहा है। क्या आप मुझे अपने लक्षणों की पूरी रेंज बता सकते हैं और फिर ये भी कि आपने समय के साथ उनमें किस तरह का बदलाव या सुधार देखा है? तो मेरे लिए मुझे लगता है शायद मेरी पूरी जिंदगी में मैं अक्सर बीमार पड़ता रहा हूँ। है? और मेरी बाकी सेहत की बात करें तो मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरी शुगर, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। यही मैं मैं बहुत बार बीमार पड़ जाता हूँ, तो मैं साल में 6 बार, 8 बार बीमार पड़ सकता हूँ। है? एक बीमारी से उबरने में आम तौर पर 1 महीना लग जाता है। फिर कुछ हफ्ते ठीक रहता हूँ और फिर से बीमार पड़ जाता हूँ। कहा? तो शायद एक इम्यूनोलॉजिस्ट ने सोचा कि हो सकता है कि आप एक बीमारी से पूरी तरह ठीक नहीं हुए और इसलिए फिर से बीमार पड़ गए, या फिर मेरे पास सही गामा ग्लोब्यूलिन्स नहीं है। तो जब डॉक्टर कोहेन ने इसके लिए खास ब्लड टेस्ट करवाया,
तो उन्होंने पाया कि वाकई मुझे कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी है और मैं पर्याप्त एक्जी नहीं बनाता। Yeah. और इन सालों में मुझे करीब 10 साल से पता है। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं क्यों बीमार पड़ता हूँ। डॉक्टर कहते थे, तुम सबसे स्वस्थ बीमार व्यक्ति हो। Yeah. बहुत स्वस्थ है। और अब ऐसा हो गया है कि मुझे और भी ऑटोइम्यून बीमारियां हो गई हैं। मुझे विटिलिगो है और मुझे कोल्ड सोर भी हो जाते हैं। और विटिलिगो मेरे शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल रहा है। और थायराइड, कम थायराइड है, जो शायद वंशानुगत हो सकता है क्योंकि मेरी माँ को भी है। लेकिन ऐसा लगता है कि और भी ऑटोइम्यून समस्याएं जुड़ती जा रही हैं। तो अब जब मेरी टाइटल्स बहुत ज्यादा हैं, सच में बहुत ज्यादा, मतलब आसमान छू रही हैं। है? यही वजह थी कि मैंने इसे और गहराई से जानने का फैसला किया। हाँ, जानते हो एक बात दिलचस्प है। जब तुम हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई थीं, तुम्हारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन सालों में तुम्हारी देखभाल में डॉक्टर ऐसे भी थे जो थोड़े बेतरतीब थे, है ना? जैसे तुम्हें यह समझने में बहुत समय लग गया कि असल में हो क्या रहा है। सबसे पहली बात और दूसरी बात, एक बार जब तुम्हें समझ आ गया तो ऐसा नहीं था कि काम आसान हो गया। कुछ मायनों में तुम्हें वो जवाब भी नहीं मिल रहे थे जिनकी तुम्हें जरूरत थी ताकि इन समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर सको। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो अनुभव कैसा था? जैसे क्या तुम बता सकती हो कि पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा में क्या समस्याएं थीं और उनकी सीमाएं क्या थीं? और तुम्हें किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? मुझे याद है मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई थी। उस साल मैं कई बार बीमार पड़ी। हर बार जब मैं बीमार हुई खुद को और भी कमजोर महसूस करती थी। तो है। और तो उन्होंने बस मुझे यही कहा कि ये सामान्य है। जैसे मेरी गर्दन के किनारे वाली ग्रंथियां इतनी सूज जाती थी, इतनी फूली हुई और दर्दनाक हो जाती थी कि मैं अपनी गर्दन घुमा भी नहीं पाती थी। और वे कहते थे, अरे, ये तो सामान्य है। ये शरीर का संक्रमण से लड़ने का सामान्य तरीका है। मुझे पता था कि ये सामान्य नहीं है, क्योंकि हर बार सर्दी या फ्लू भी मेरे लिए और ज्यादा गंभीर हो जाता था। वो शहर से बाहर थे, मैं बीमार थी। मैं ऑफिस गई और वहां उनकी प्रैक्टिस में उनके भतीजे से मिली। मैंने उसे अपने लक्षण बता दिए और मैंने उससे कहा, मुझे लग रहा है जैसे मैं मरने वाली हूँ, वह क्योंकि मैं बस। वो आपको कुछ इस तरह से टाल रहे थे जैसे आपकी बात असली ना हो। वो कुछ इस तरह कह रहे थे, अरे ये तो सामान्य है, लेकिन आप जानते हैं यहाँ आपको फ्लू या आम सर्दी हो जाती है और आप 1 महीने या 6 हफ्ते तक बाहर हो जाते हैं। आप फ्लू या सर्दी के कारण बिल्कुल डाउन हो जाते हैं और आप सोचते हैं ये सामान्य नहीं है ना? बिल्कुल। और ये बिल्कुल सही। कुछ समय से चल रहा है, असल में सालों से, है ना? हाँ। ये नहीं था। तो ये भतीजा जो प्रैक्टिस में था, मुझे खुशी है कि मैंने उसे देखा क्योंकि उसने कहा, जानते हो क्या, मुझे लगता है तुम्हें एक इम्यूनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो एलर्जिस्ट इम्यूनोलॉजिस्ट ने मुझे डॉक्टर के पास भेजा जिसने टेस्ट करना शुरू किया। उसने, आप जानते हैं, स्क्रैच टेस्ट किया और पता लगाया कि मुझे किस चीज से एलर्जी है। और जब उन्होंने मेरे शरीर पर प्लास्टिक वाली कागज लगाई तो मुझे उस पर बहुत तेज रिएक्शन हुआ और मैं तुरंत ही पूरे शरीर पर लाल चकत्तों के साथ फूट पड़ा। फिर उसने उसे देखा और अब वह बोला, ठीक है, अब हम कुछ और करेंगे। और तभी उसने मेरा ब्लड टेस्ट किया। उसने मुझे, ओह, उसने देखा, निमोनिया का टीका लगाया। कहे और फिर मैं 1 महीने बाद वापस गया और फिर से ब्लड टेस्ट करवाया ताकि यह देखा जा सके कि मेरी प्रतिक्रिया क्या है। और वह बोले, यह है जो तुम्हें है। आखिरकार उसने पहचान लिया कि मैं सिर्फ एक हाइपोकॉन्ड्रियक नहीं था। मतलब यह है, कि सच में कुछ गड़बड़ थी, है ना? कोई वजह थी कि मैं हमेशा बीमार रहता था। है? और यह सब तुम्हारे ऑटोइम्यून डायग्नोसिस, तुम्हारी एनए पॉजिटिविटी, उससे पहले की बात है, वो एग। सही है। क्या जैसे शायद ल्यूपस या जो भी हो, तुम्हें अभी कुछ ऑटोइम्यून कंडीशंस चल रही हैं सही है। जिनका तुमने जिक्र किया था, लेकिन यह उससे भी पहले की बात है, मतलब यह उससे पहले हुआ था। हाँ, यह 10 से 12 साल पहले की बात है। है? इसने
उस समय के दौरान जब तुम्हें डायग्नोसिस हुआ, क्या तुम कहोगे जैसे वह प्रक्रिया कैसी थी? क्या तुम्हें कोई जैसे गाइडेंस मिली कि तुम्हें अपनी सेहत सुधारने के लिए सालों में क्या करना चाहिए? तुम्हारी सेहत के साथ क्या हो रहा था? क्या वह बिगड़ रही थी? क्या वह सुधर रही थी? मुझे उस सब के बारे में बताओ। तो मैं अब कम से कम मुझे पता था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि एक प्रोटोकॉल है। अगर मैं बीमार पड़ता, तो मुझे तुरंत स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते। फिर बाद में मुझे शुरू करना पड़ा। मैं बस ऑफिस में ही सांस लेने की थेरेपी करता था, लेकिन फिर मैंने एक नेब्यूलाइजर ले लिया ताकि मैं घर पर भी सांस लेने की थेरेपी कर सकूं। मुझे पता था यही प्रोटोकॉल है। मैं इंतजार नहीं कर सकता था कि खुद ब खुद ठीक हो जाऊं। जैसे आम तौर पर आप 3 या 5 दिन इंतजार करते हैं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। मुझे पता था कि 3 दिन बाद शायद मैं बेहतर महसूस करूं, लेकिन फिर भी यह पलटकर और बढ़ सकता है। मुझे प्रोटोकॉल पर तुरंत जाना और फिर, लेकिन इसी बीच, क्योंकि मैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हूँ, मैंने होम्योपैथ, नेचुरोपैथ और कायरोप्रैक्टर से मिलना शुरू कर दिया और मैंने ऐसे खाने पीने की चीजें और दूसरी चीजें तलाशनी शुरू कर दी जो वाकई इसे और भी खराब कर सकती थी। तो आप जानते हैं, गेहूं और डेयरी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बंद कर दिए, और भी कई तरह के खाने और सप्लीमेंट्स भी। और इस तरह मैं कई अलग-अलग विशेषज्ञों के पास गया। कुछ वाकई अच्छे थे, तो कुछ ठीक थे, पर पोषण का रास्ता समस्या पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया। डॉक्टर ने कहा, इकलौता इलाज मेडिकल भाषा में यही है कि इन्फ्यूजन करवाओ, हाँ, सही है। मेरे कोएगुलेंट्स लो। डॉक्टरों ने कहा सीवीआईडी के लिए यही तरीका है हुँ। और कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है कि आपको इस प्रोग्राम से काफ़ी सुधार मिला है। मैं आपसे पूछना चाहता था, आप जानते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, हम जो भी करते हैं, है ना? हम गट माइक्रोबायोम को ठीक करते हैं। हम आपको ये 15 अजीबोगरीब वीडियो दिखाते हैं कि कैसे इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ किया जाए। फिर फूड डायरी है, फूड जर्नलिंग है, कोचिंग का पहलू भी है। आप और मैं लगातार एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। आप क्या कहेंगे? और फिर ज़ाहिर है, आप जानते हैं, पाचन भी होता है। इसमें आहार, पाचन तथा नींद, तनाव, व्यायाम जैसी चीज़ें भी शामिल हैं, जिन्हें हम अनुकूलतम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में हमने जो भी काम किया है, आपके अनुसार उससे सबसे अधिक मदद किससे मिली है? वह आहार, यह आप जानते हैं, यह वास्तव में एक सख्त आहार है, इसलिए इसमें मुख्यतः सब्जियां शामिल हैं। लेकिन मैं बता सकता हूँ, खैर, यह सब सब्जियाँ नहीं हैं, लेकिन हाँ, 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 अच्छी बात है, सही। पर यह है, मेरा मतलब है, आप जानते हैं, बहुत ज्यादा और भी चीजें हैं, लेकिन उम्मा, यह मैं कह सकता हूँ कि यह भोजन मेरे पाचन स्वास्थ्य के लिए सचमुच महत्वपूर्ण है। तो व्य तो और मैंने हमेशा व्यायाम किया है, लेकिन अब हफ्ते में 4-5 बार एक्सरसाइज करता हूँ और यह मददगार है। तो व्य साथ ही क्योंकि मेरा शरीर ओह और मजबूत, पतला और मांसल महसूस करता है, और मुझे बस लगता है कि मैं ज्यादा स्वस्थ हूँ। आपको बस अच्छा महसूस होता है। हाँ, असल में इसी बात पर मेरे पास एक सवाल है। अगर आपको प्रतिशत देना हो, सही, मतलब सारी लैब रिपोर्ट्स या जो भी हैं, उन्हें छोड़कर जैसे आप कैसा महसूस करते हैं, है ना? अगर आपको अपने लक्षणों के ठीक होने का प्रतिशत बताना हो इस समय के दौरान, तो आप क्या कहेंगे? कितने प्रतिशत आपके लक्षणों में सुधार हुआ? ओह 70-75%। वाह! यह तो काफ़ी अच्छा है। सर्दी और फ्लू का मौसम आ रहा है। मुझे पता है, वही असली परीक्षा है ना? वही है जो वह आप जानते हैं, वही सच में बताएगा कि मैं कितना स्वस्थ हूँ।
और जब हम फिर से अपना ब्लड वर्क करवाएंगे। सही, हाँ, 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 हम इसे वास्तव में काफ़ी बार दोहराने वाले हैं, लेकिन हाँ, यह अच्छा है। जैसे आप जानते हैं, मैं बस चाहता हूँ कि मुझे इस पर कुछ तरह के व्यक्तिगत संकेतक मिले क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, आप इस स्थिति के साथ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और यह सिर्फ एक स्थिति नहीं है, बल्कि सच में 5 या 6 डायग्नोसिस हैं और मैं सच में समझना चाहता हूँ कि देखो, जाहिर है, यह रूटीन बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। यह समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, सूजन को कम करता है, यह आपके इम्यून सिस्टम को सामान्य रूप से और अधिक कार्यशील बनाता है। तो मैं यह समझना चाहता था कि आप जानते हैं, इतने कम समय में आपके लक्षणों के साथ क्या हुआ? मतलब आपके लक्षणों में क्या बदलाव आया? जैसे क्या आप कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे या आप जानते हैं, स्पष्ट है कि आपकी थकान में सुधार हुआ है ना? आप ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं, आपके लक्षण कम हो गए हैं, आप इतनी आसानी से बीमार नहीं हो रहे हैं, आप खुद को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रही हैं। और इसी वजह से मैं बस इसे थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है मानसिक रूप से जब आप कम सूजन और दर्द महसूस करते हैं, तो वह भी एक अलग बात है। मुझे लगता है कि मेरा कुछ दर्द, मेरी पीठ का दर्द कम हुआ है और मेरे कंधे और गर्दन का दर्द भी, उस सूजन में कुछ हद तक राहत मिली है। मैंने लिफ्टिंग से रोटेटर कफ सर्जरी करवाई थी और स्कार टिश्यू व अन्य समस्याएं, साथ ही डिस्क की भी दिक्कतें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे मुझे बहुत मदद मिली है सूजन में, जिससे अब मुझे इतना दर्द नहीं होता। आप किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं? आप किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं? मैं चाहूंगा कि अगर मुझे सर्दी या फ्लू हो भी जाए, तो मैं भी बाकी लोगों की तरह 3 दिन या शायद एक हफ्ते के लिए बीमार रहूं और फिर ठीक हो जाऊं। शायद बिल्कुल भी बीमार न पड़ो। मैं कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सामान्य हो सकूं। अरे, हाल ही में तुम्हारा कुछ बीमार लोगों से सामना हुआ था, हाँ, बिल्कुल। है ना? और आमतौर पर मतलब लगभग 100% समय तुम मुझे फ़ोन करते थे और कहते थे, लगता है मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। अब क्या करूँ? और मैं ऐसा था। सही। खैर शायद नहीं। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब मैं बीमार पड़ता हूँ, मुश्किल से चल पाता हूँ, ऊर्जा नहीं होती। यह मामूली बात नहीं है। तो अगर मैं बस 3 या 5 दिन बीमार रहकर उससे निपट सकूं और फिर आगे बढ़ सकूं, फिर मैं ये सह सकता हूँ। तो वो मेरा एक लक्ष्य है। और मैं चाहूंगा कि वो मेरे शरीर में, मेरे पेट में इतनी ठीक हो जाए कि मैं कुछ वो चीजें खा सकूं जो मैं खाना चाहता हूँ, कुछ भी अजीब नहीं। हाँ, लेकिन बस वो खाने की चीजें जो आप बनाते हैं, जब आप एक सामान्य खाना बनाना चाहते हैं और फिर उसे संभाल सकूं, मेरा पाचन पेट उसे संभाल सके। मुझे भी लगता है कि हम लगभग वहाँ पहुँच ही गए हैं, है ना? हम बस कुछ पुष्टि करने वाले टेस्ट की उम्मीद कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इस सीज़न में चीज़ें कैसी रहती हैं। और फिर आमतौर पर इस समय के आसपास मैं लोगों को कह सकते हैं चीट करना सिखाता हूँ। तो मैं डाइट को थोड़ा खुला कर देता हूँ। आप जानते हैं, मैं लोगों की प्लेट में और चीज़ें डाल देता हूँ, यूँ कहें तो। और आमतौर पर यही होता है। लेकिन मुझे लगता है हम बस कुछ और प्रगति का इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है। तो यह अच्छा है। हाँ, मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूँ, इसमें आपकी मदद करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति इम्यून इन्फ्लेमेशन से जूझ रहा है और शायद पाचन संबंधी समस्याओं से भी, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? आप क्या सलाह देंगे? आप क्या कहेंगे? यह दिलचस्प है क्योंकि मैं अपनी बहन को सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि वह इस प्रोग्राम को अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन वह ठीक सर। उसकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो मैं उसके साथ खाने पीने साझा कर रहा हूँ।
अच्छा है। और वह ये तो नेटफ्लिक्स जैसा है, बस पासवर्ड शेयर कर दो और वे जानते हो वे बस उसे देख लेंगे। लेकिन वह पहले से ही शाकाहारी है। वह कई सालों से शाकाहारी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका खानपान अच्छा है, हाँ। क्योंकि बहुत सारे शाकाहारी हाँ, शाकाहारी डाइट जरूरी नहीं कि बहुत हेल्दी हो। वह बहुत सारा फ्रोजन पैकेज्ड बियॉन्ड बीफ वगैरह खाती थी, इस तरह की सारी चीजें। तो मैंने उसे सलाह दी कि वह ये सब हटा दे, जो उसने कर भी दिया। उसने सब कुछ फेंक दिया। यह और मैंने उसे सलाह दी कि वह अपना खाना खुद बनाए, क्योंकि वह सिंगल है और जब आप सिंगल होते हैं तो आप खाना बनाना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे भी सच में खाना बनाने का मन नहीं करता। बस जैसे लेकिन फिर भी आप ऐसी चीजें बना सकते हैं जिन्हें आप जल्दी पका सकते हैं और वे अच्छी भी होती है। जैसे मैं अभी एकोन स्क्वैश और ब्रोकोली खा रहा हूँ। आप जानते हैं, वो वो अच्छा है, समझे? तो आह, मैं सलाह दे रहा था कि नहीं। और जाहिर है, शाकाहारी लोग मिठाई खाना पसंद करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, वो मांस नहीं है। तो मैंने उसे सलाह दी कि वह ये भी बंद कर दे और शराब पीना भी रोक दे। वह बियर पीने वाली है और वही उसे बहुत बुरा महसूस करा रही थी। सूजन हो रही थी। तो जब उसने वो बंद किया, तो उसे भी कुछ अच्छे सकारात्मक परिणाम मिले। अच्छा, यह तो बहुत बढ़िया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वह हिस्सा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी सामग्री पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आपको लगता है कि यह किसी जानने वाले की मदद कर सकता है तो इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। जैसा हमेशा, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, मंगा इम्यूनिटी क्लिनिक से। मुझे बताएं अगर मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ।